क्लास शुरू करते हैं और आज की क्लास का टॉपिक है राष्ट्रीय प्रतीक। आज हम पढ़ेंगे कि राष्ट्रीय प्रतीक क्या है और इनमें हमारे कहाँ से लिए गए हैं और कब कब ये लागू हुए हैं या अपनाए गए हैं। तो चलते हैं हम। सबसे पहले लिखा हुआ है राष्ट्रीय ध्वज। राष्ट्रीय ध्वज क्या होता है? भारत के राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा में अंगीकृत किया गया है। यानी कि राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया है? राष्ट्रीय ध्वज 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। फिर इसमें है इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3 और 2 का है। यानी कि इसमें कभी कभी रेशियो पूछ लिया जाता है तो लंबाई उसकी 3 है और चौड़ाई उसकी 2 है। ऊपर उसके सबसे ऊपर उसके केसरिया रंग है जो शौर्य और त्याग का प्रतीक होता है। फिर उसके बाद है मध्य यानी कि बीच में सफेद रंग है जो सत्य और पवित्रता का प्रतीक है। फिर नीचे हरा रंग है जो जीवन समृद्धि का प्रतीक है। तो सबसे पहले हमने ये लाइनें पढ़ी। सबसे पहले है भारत में राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। यानी कि यहाँ पे डेट पूछ ली जाए तो कब है? 22 जुलाई 1947 है। इसकी लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात है वो 3:2 है। ऊपर केसरिया रंग यानी कि शौर्य और त्याग का प्रतीक, बीच में सफेद रंग सत्य और पवित्रता का प्रतीक, नीचे हरा रंग जीवन समृद्धि का प्रतीक है। अब इसमें आता है बीच में नीले रंग की 24 तीलियां हैं जो अशोक चक्र है। यानी कि यहाँ पे बीच में नीले रंग की 24 तीलियों वाला एक अशोक चक्र है जो धर्म और ईमानदारी का प्रतीक है। यानी कि यहाँ पे हमारा फ्लैग है, कुछ इस तरह से हमारा फ्लैग होता है। ऊपर केसरिया रंग है, बीच में सफेद और नीचे हरा। यहाँ पे एक अशोक चक्र है जिसमें 24 तीलियां हैं। ठीक, जो हमारा केसरिया रंग है वो शौर्य और त्याग का प्रतीक है, जो सफेद रंग है वो सत्य और पवित्रता का, जो हरा रंग है वो जीवन समृद्धि का प्रतीक है, और जो अशोक चक्र है वो धर्म और ईमानदारी का प्रतीक है। अब इसमें आ जाते हैं 22 मार्च 2018 को कर्नाटक के बेलगाम में देश का सबसे ऊंचा तिरंगा फहराया गया जिसकी हाइट क्या थी? 361 फुट थी। ये इंपोर्टेंट है, इसको जरा ध्यान से पढ़ लेना, याद कर लेना कि 12 मार्च 2018 को कर्नाटक के बेलगाम में देश का सबसे ऊंचा तिरंगा फहराया गया था। उसकी हाइट क्या थी? 361 फुट थी। अब इसके बाद आ जाते हैं हम अपने राष्ट्रीय चिन्ह पर। राष्ट्रीय चिन्ह यह सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है, जिसे कब अपनाया गया? 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। मूल स्तंभ में 4 सिंह हैं, यानी कि इसमें 4 शेर हैं, लेकिन एक दूसरे की तरफ फीट करने की वजह से केवल 3 शेर ही दिखाई देते हैं। अब इसमें आ जाते हैं सिंह साहस और निर्भीकता का प्रतीक है। यानी कि अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कि सिंह किसका प्रतीक है तो साहस और निर्भीकता का प्रतीक है। पट्टी के नीचे एक अशोक चक्र है और अशोक चक्र के दाईं ओर सान जो कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था का है और बाईं ओर एक घोड़ा है जो शक्ति, परिश्रम और गतिशीलता का प्रतीक है। यानी कि यहाँ पे एक अशोक चक्र है। मेरी ड्राइंग बहुत खराब है इसलिए मैं ड्राइंग नहीं बना सकती। यहाँ पे एक अशोक स्तंभ है, इसमें 3 शेर हैं। एक यहाँ पे इसके नीचे एक पट्टी है जिसमें एक अशोक चक्र है, दाईं ओर सान है और बाईं ओर क्या है? घोड़ा है। जो ये बीच में एक अशोक चक्र है जिसमें 24 तीलियां हैं, बाईं ओर एक सान है जो कृषि प्रतीक है और दाईं ओर एक घोड़ा है जो शक्ति, परिश्रम और गतिशीलता का प्रतीक है। इसी के नीचे एक वाक्य लिखा हुआ है सत्यमेव जयते। जो सत्यमेव जयते है इसका नाम है सत्य की जय होती है। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। और किस लिपि में लिखा हुआ है? ये देवनागरी लिपि में लिखा हुआ है। फिर उसके बाद देखिए अभी तक हमने 2 चीज पढ़ी, पहला राष्ट्रीय ध्वज और दूसरा राष्ट्रीय चिन्ह। आपको ये बड़े अच्छे से पढ़ने, क्योंकि हम किसकी तैयारी कर रहे हैं? हम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। यूपीएससी में ये सारे ड्यूटी पढ़ने होते हैं, तो मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं राष्ट्रीय चिन्ह, राष्ट्रीय प्रतीक में एक भी चीज ना छोड़ूं। सबसे पहला था राष्ट्रीय ध्वज। राष्ट्रीय ध्वज क्या था? 22 जुलाई 1947 को ये लिया गया था। इसकी लंबाई और चौड़ाई 3 और 2 थी। इसमें 3 रंग थे, ऊपर केसरिया शौर्य और त्याग के लिए, सफेद सत्य और पवित्रता के लिए, हरा जीवन समृद्धि के लिए। इसके बीच में 24 तीलियां थी जो किस रंग की थी? नीले रंग की थी। ये क्या है? अशोक चक्र के
साथ हैं जिनका कर्तव्य, जिनका प्रतीक है धर्म और ईमानदारी। ये इम्पोर्टेंट है। 22 मार्च 1918 को कर्नाटक के बेलगाम में देश का सबसे ऊंचा तिरंगा फहराया गया, जिसकी लंबाई क्या थी? 361 फुट थी। राष्ट्रीय चिन्ह देख लेते हैं। यह सारनाथ के अशोक स्तंभ से 26 जनवरी 1950 को लिया गया। मूल स्तंभ में 4 शेर हैं, लेकिन एक दूसरे की पीठ करने की वजह से केवल 3 ही दिखाई देते हैं। और शेर किसका प्रतीक है? शेर साहस और निर्भीकता का प्रतीक है। पट्टी के नीचे एक अशोक चक्र है, जिसके दाईं ओर सांड है, जो कृषि का प्रतीक है। बाईं ओर एक घोड़ा है, जो शक्ति, साहस और परिश्रम का प्रतीक है। फलक के नीचे मुंडकोपनिषद से लिया गया एक वाक्य लिखा हुआ है, जिसका नाम है सत्यमेव जयते। वो किस लिपि में लिखा हुआ है? तो देवनागरी लिपि में लिखा हुआ है। तो अभी तक आपको मुझे लगता है कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अब हम आगे चलते हैं। अब आगे हमारा क्या आता है? राष्ट्रीय गान। राष्ट्रीय गान क्या होता है? देखिए, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा बंगाली भाषा में लिखा हुआ जनगण मन का हिंदी संस्करण संविधान सभा में 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। यानी कि जो जनगण मन लिखा हुआ था, उसकी सबसे पहली भाषा बंगाली भाषा थी। रविंद्रनाथ टैगोर ने बंगाली भाषा में, यानी कि अपनी जो मदर टंग थी बंगाली, उसी में उन्होंने जनगण मन लिखा। फिर उसका हिंदी संस्करण करके, यानी कि उसके ट्रांसलेशन करने के बाद उसे 24 जनवरी 1950 में भारत में अपना लिया गया था। अब इसके बाद है, यह सबसे पहले 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 26वें अधिवेशन कोलकाता में गाया था। अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कि राष्ट्रीय गान सबसे पहले कब गाया गया, तो 27 दिसंबर 1911 को गाया गया। कहाँ गाया गया? 26वें अधिवेशन कोलकाता में। किसके द्वारा? राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा गाया गया था। इसकी जो अवधि है वो मोस्टली 52 सेकंड है। अगर आप पूरा राष्ट्रीय गान गाते हैं तो उसका, अगर आप पूरा राष्ट्रीय गान गाएंगे तो 52 सेकंड लगेंगे। लेकिन कुछ विशेष अवधियों में या कुछ विशेष चीजों में उसे आप सिर्फ 20 सेकंड में खत्म कर सकते हैं, लेकिन वो संक्षेप में है, प्रॉपर नहीं है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पूरी अवधि कितनी है, तो 52 सेकंड, लेकिन अगर उसे संक्षिप्त में गाया जाए तो सिर्फ 20 सेकंड लगेंगे उसे गाने में। अब उसके बाद है, जनवरी 2012 में तत्वबोधिनी नामक पत्रिका में भारत भाग्य विधाता शीर्षक से सबसे पहले यह प्रकाशित हुआ था। यानी कि सबसे पहले 1912 में प्रकाशित हुआ था। कौन सी पत्रिका में? तत्वबोधिनी पत्रिका में। और शीर्षक का नाम क्या था, यानी कि टाइटल नेम क्या था? भाग्य विधाता शीर्षक था। अब उसके बाद आते हैं 1919 में रविंद्रनाथ टैगोर ने इसका इंग्लिश अनुवाद भी किया। इन्होंने सबसे पहले बंगाली में लिखा, हिंदी में और अंग्रेजी में। इन्होंने 3 संस्करण किए थे, 3 अनुवाद किए थे। और जो इंग्लिश अनुवाद था वो था द मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया। आगे देख लेते हैं, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है राष्ट्रीय गीत। राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी ने संस्कृत में लिखा था। देखिए, अभी तक हमने अपने बहुत सारे पढ़े हैं। अब आगे आते हैं, इसमें लिखा हुआ है राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रीय गीत क्या है, तो राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। इसे किसने लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी ने संस्कृत भाषा में लिखा था। यानी कि हमारा राष्ट्रीय गान बंगाली भाषा में लिखा हुआ था और राष्ट्रीय गीत बंकिम चंद्र चटर्जी ने संस्कृत में लिखा था। इसे राष्ट्रीय गान के समान दर्जा दिया जाता है। यानी कि जितना सम्मान हमारे राष्ट्रीय गान का होता है, उतना ही सम्मान हमारे राष्ट्रीय गीत का होता है। फिर इसके बाद है, इसे पहली बार सन 1896 में राष्ट्रीय कांग्रेस ने 12वें अधिवेशन में कोलकाता में गाया था। आपसे पूछ लिया जाए कि राष्ट्रीय गीत को सबसे पहले कहाँ गाया गया, तो 12वें अधिवेशन कोलकाता में गाया गया। किसने गाया? राष्ट्रीय कांग्रेस ने गाया। और कब गाया? 1896 में गाया था। 24 जनवरी 1950 को इसे अपनाया गया। यानी कि राष्ट्रीय गान को भी, राष्ट्रीय गीत को भी 24 जनवरी 1950 में अपनाया गया। यह गीत चटर्जी की प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ में लिया गया है। आनंद मठ से लिया गया है। ये चटर्जी के प्रसिद्ध उपन्यास से लिया गया है, जिसका नाम था आनंद मठ। इसकी रचना 1874 में कर दी गई थी। यानी कि बंकिम चंद्र चटर्जी ने इसे 1874 में लिख दिया था। इसकी अवधि है 1 मिनट 5 सेकंड। यानी कि सीधे सीधे 65 सेकंड में ये गाया जाता है। हमारा जो राष्ट्रीय गान था वो 52 सेकंड में और राष्ट्रीय गीत 65 सेकंड में। इसका अंग्रेजी अनुवाद अरविंद घोष ने किया था। आपसे पूछ लिया
जाए कि इसका अंग्रेजी अनुवाद यानी कि इंग्लिश वर्जन किसने दिया, तो अरविंद घोष ने दिया था। अब उसके बाद आते हैं हम राष्ट्रीय पंचांग। राष्ट्रीय पंचांग क्या होता है? ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ साथ पूरे भारत में पंचांग यानी कि इसका दूसरा नाम है शक संवत को भी अपनाया गया है। हमारे सरकारी यानी कि जो हमारे 30 त्योहार होते हैं, भारतीय 30 त्योहार किसके हिसाब से होते हैं? राष्ट्रीय पंचांग के हिसाब से होते हैं, यानी कि शक संवत की वजह से होते हैं। अष्टमी कब पड़ रही है, एकादशी कब पड़ रही है, मावस, परवा, ये सब किस में आते हैं? पंचांग में आते हैं, शक संवत में आते हैं। इसे 22 मार्च 1957 को सरकारी उद्देश्य के लिए अपनाया गया था। इसे कब अपनाया गया? 22 मार्च 1957 को। किसके लिए? सरकारी उद्देश्य से अपनाया गया था। इसका पहला महीना चैत पड़ता है और पहला दिन 21 मार्च और 22 मार्च पड़ता है। अगर लीप ईयर है तो 21, तो सॉरी अगर सामान्य वर्ष है तो 21 और लीप वर्ष है तो 22 मार्च पड़ेगा। अब इसके बाद आते हैं राष्ट्रीय पशु। राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ, जो किस कारण है? फूर्ति शक्ति का कारण, यानी कि जो हमारा राष्ट्रीय पशु बाघ बना है वो किस कारण से बना है? उसकी शक्ति की वजह से, उसकी फूर्ति की वजह से और उसकी दृढ़ता की वजह से। फिर उसको बाघ की घटती संख्या को रोकने के लिए एक परियोजना शुरू की गई, बाघ परियोजना। वो कब? 1973 में शुरू की गई थी। अब समझ में आ रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये यूपीएससी के लिए नहीं, ये सभी एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट है। आप पक्षी भारतीय मोर, देखिए मोर कई तरह के, यहाँ पे भारतीय मोर इसलिए लिया गया है क्योंकि हमारे जो मोर होता है उसमें अनगिनत रंग होते हैं। तो राष्ट्रीय पक्षी क्या है? राष्ट्रीय पक्षी का नाम है भारतीय मोर। वो किसकी वजह से है? अनेक रंग, लंबी गर्दन और आंखों के नीचे सफेद धारियों की वजह से है। आपने मोर देखा हो तो मोर में बहुत सारे रंग होते हैं अनगिनत, उसके पंख अजीब अजीब से होते हैं, बड़े सुंदर पंख होते हैं, उसमें रंग भी बहुत सारे होते हैं, उसकी गर्दन लंबी होती है और उसमें एक शेड होता है कलर का, 3 शेडेड गर्दन होती है उसकी, और उसकी आंखें तिरछी होती है और उसके नीचे एक व्हाइट कलर की हाईलाइटेड होती है। फिर उसके बाद है मोर भारतीय उपमहाद्वीप में सिंधु नदी के दक्षिण पूर्व में, जम्मू कश्मीर में, असम के पूर्व में, मिजोरम के दक्षिण में बहुत अधिक संख्या में देखे जाते हैं। मोस्टली जो मोर है वो हर जगह होता है, हमारे यहाँ भी है, आपके यहाँ भी होंगे। देश के हर कोने में मोर इजीली देखने को मिल जाता है, लेकिन जो बड़ी मात्रा में देखने को मिलते हैं वो ये एरिया है सिंधु नदी के दक्षिण में, पूर्व में, जम्मू कश्मीर में, असम में, मिजोरम में बहुत अधिक संख्या में पाए जाते हैं। भारतीय वन और वन्य प्राणी अधिनियम 1972 के अंतर्गत मोरों को संरक्षण दिया गया है। अब आते हैं राष्ट्रीय पुष्प। राष्ट्रीय पुष्प है हमारा कमल, जो किस कारण से है? पवित्रता, कला और साहित्य के लिए। आपको पता है कमल कीचड़ में उगता है, लेकिन उसके बाद भी उसमें कीचड़ की एक बूंद नहीं लगती है, ये भी पता है। तो इसकी वजह से पवित्रता, क्योंकि जो कंगी पत्ते होते हैं वो इतने बड़े और चौड़े होते हैं कि वो फूल को आराम से डिफेंस कर लेते हैं और कीचड़ उन फूलों तक नहीं लग पाती है। दूसरा हमारी कला में भी आता है और तीसरा साहित्य में भी आता है, क्योंकि जो हमारी लक्ष्मी माँ है, देवी है, धन की लक्ष्मी, महालक्ष्मी है, वो भी किस पर बैठी हुई है? कमल पर बैठी हुई है। और आपको पता है हमारा जो भारत है वो साहित्य और संस्कृति से बना है, तो इसी को देखते हुए हमारा जो राष्ट्रीय पुष्प बना वो किसका क्या बना? कमल बना। अब इसमें एक और चीज है, हरियाणा और कर्नाटक का क्या है? ये राज्य पुष्प भी है। ये तो राष्ट्रीय चिन्ह है, मैं एक दिन राज्य भी कराऊंगी। ये तो राष्ट्रीय चिन्ह थे, राष्ट्रीय चिन्ह में एक हरियाणा और कर्नाटक भी आया जिसमें ये राज्य पुष्प है। फिर उसके बाद आता है राष्ट्रीय वृक्ष। वृक्ष आप सबने देखा होगा, बरगद क्या करता है? उसकी टहनियों से नई नई जड़ें आती हैं और वो जमीन से लगते ही नया पौधा बना लेती हैं। तो इसी वजह से इसे क्या दिया गया है? राष्ट्रीय वृक्ष किया गया है, उसकी बड़ी जटिल शाखा और जड़ों के कारण। फिर उसके बाद है आम, यानी कि राष्ट्रीय फल। राष्ट्रीय फल हमारा आम है, जो खेती के कारण है। हमारे यहाँ पे सबसे ज्यादा जो फल इजीली अवेलेबल हो जाता है हर राज्य में, वो फल है, वो आम है। तो आम खेती के कारण बना है। इसका दूसरे कारण ये है, अलेक्जेंडर और चीनी यात्री हैंग सांग ने भी इसको टेस्ट किया और इसे सर्वश्रेष्ठ कहा है। आमों फलों का राजा आम कहा जाता है, राष्ट्रीय फल भी हमारा आम कहा जाता है, क्योंकि इसका टेस्ट क्या होता है? थोड़ा यूनिक होता है। फिर उसके साथ साथ है अकबर ने बिहार दरभंगा में 10,000 आमों के पेड़ लगाए, जिसे क्या कहा जाता था? लकी बाग कहा जाता था। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि अकबर ने 10,000 पेड़ों का एक बाग बनाया
विभाग कहा जाता है। फिर उसके बाद है राष्ट्रीय नदी। हमें राष्ट्रीय नदी हमारी गंगा है, वो किस कारण से है? उसकी लंबाई और उपजाऊ के कारण। ये विश्व की सबसे उपजाऊ नदी है और हमारे भारत की सबसे लंबी नदी है। फिर उसके बाद इसमें आता है पहाड़, घाटियों, मैदानों में इसकी जो लंबाई है वो 2525 किलोमीटर तक की है। हिमालय पर्वत से लेके घाटियों तक, घाटियों से लेके मैदान तक जो इसका फैलाव है वो 2525 किलोमीटर का है। इसका जो निर्माण यानी कि उद्गमन हुआ है वो हिमालय में गंगोत्री हिमनद से हुआ है, जहाँ पे इसे क्या कहा जाता है? भागीरथी कहा जाता है। फिर उसके बाद है मैदानी क्षेत्र में ये 1 लाख वर्ग किलोमीटर तक फैली है, जिसके कारण यह विश्व की सबसे उपजाऊ नदी है। आपको समझ में आया? ये 1 लाख वर्ग किलोमीटर तक फैलने के कारण इसे क्या कहा जाता है? उपजाऊ नदी कहा जाता है, या विश्व की सबसे बड़ी उपजाऊ नदी है। सबसे पहले जलीय जीव क्या है? तो गंगा डॉल्फिन है। वो किस कारण से विलुप्त, यानी कि इनकी जो प्रजाति है, जो इनकी प्रजाति है वो बहुत कम मात्रा में बची है, जिसकी वजह से इसे क्या बना दिया गया है? जलीय जीव, यानी कि राष्ट्रीय जलीय जीव का दर्जा दे दिया गया है। इन्हें कब अपनाया गया? 5 अक्टूबर 2009 को अपनाया गया, और 5 अक्टूबर 2009 को ही डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाया जाता है। फिर उसके बाद आता है विरासत पशु। विरासत पशु है एशियाई हाथी। ये भी किस कारण से? विलुप्त होने की वजह से है। ये भी हमारे जो भारत है उसमें बहुत कम मात्रा में बचे हैं, इसी वजह से इन्हें भी क्या बना दिया गया है? विरासत पशु बना दिया गया है। 22 अक्टूबर 2010 को इन्हें अपनाया गया, यानी कि विरासत पशु के नाम से इन्हें कब अपनाया गया? 22 अक्टूबर 2010 को अपनाया गया। ये जो हाथी है वो केरल, कर्नाटक और झारखंड का भी राज्य पशु है। तो ये टॉपिक साथ में था तो मैंने सोचा ये भी याद करा देती हूँ। तो हाथी कहाँ का राज्य पशु है? केरल, कर्नाटक और झारखंड का राज्य पशु है। फिर उसके बाद आती है मुद्रा। हमारी जो मुद्रा है वो कुछ इस तरीके से दी गई है, यानी कि रे, और इसके साथ साथ इस तरह से। ये जो हमारी है राष्ट्रीय मुद्रा है, जो 15 मार्च 2010 को अपनाई गई थी। कब अपनाई गई थी? 2010 में अपनाई गई थी। यह नया प्रतीक देवनागरी लिपि देवनागरी लिपि के रे और रोमन लिपि के आर से मिलकर बना है। ये किस चीज से बना है? देवनागरी लिपि के रे और रोमन लिपि के आर से मिलकर बना है। अब इसको बनाया किसने, यानी कि इसको निर्माण करने वाले कौन हैं, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अब उसके बाद लास्ट आता है हमारा राष्ट्रीय खेल। हमारा राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी है। तो अगर आपको आज का सेशन समझ में आया हो, पसंद आया हो, तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, आगे चलेंगे एक नए टॉपिक के साथ।